नमस्कार, मैं तेजेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। ये मेरे YouTube का पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सीटेट जैसे एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा, जो जानकारी कुछ प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। वे विद्यार्थी जो इस एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर से हर साल फेल होते आ रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वो विद्यार्थी अगर मेरी कुछ बातों पर गौर करने से उन विद्यार्थियों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आखिर क्यों सीटेट जैसे सरल एग्ज़ाम में परीक्षार्थी का रिज़ल्ट 30 से 40% ही रहता है? क्यों काफ़ी विद्यार्थी फेल हो रहे हैं इस एग्ज़ाम में? इस एग्ज़ाम में फेल होने की बताई हुई बातों पर परीक्षार्थी अच्छे से ध्यान देंगे तो हो सकता है कि उन्हें अगले आने वाले में सफलता मिल पाए। तो आइए देखते हैं आखिर क्या कारण है जिससे सीटेट के एग्ज़ाम में अक्सर परीक्षार्थी फेल हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पेपर का पैटर्न। पेपर का पैटर्न आखिर हर परीक्षार्थी को पता होना चाहिए कि हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके पेपर का पैटर्न क्या होना चाहिए। उस पेपर के पैटर्न के आधार पर ही हम उस पेपर की कठिनाई स्तर का या सरल स्तर का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पेपर के पैटर्न का पूरा अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे सीटेट के एग्ज़ाम के पेपर का पैटर्न क्या है, सीटेट के पेपर में कुल 5 खंड होते हैं। 5 खंड, एक खंड CDP का, एक खंड मैथ का, एक खंड EVS का, एक खंड लैंग्वेज का और दूसरा खंड लैंग्वेज सेकंड का। और सभी खंड 30-30 नंबर के होते हैं। सभी खंड 30-30 नंबर के होते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में सीटेट का जो पूरा एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई स्तर का होता है। इसमें पूरे एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना होता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। तो पेपर का पैटर्न हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि पेपर किस तरह पूछा जाता है। पहले ये पेपर ऑफलाइन होता था, लेकिन अब आज ये पिछली बार जो सीटेट का पेपर हुआ है वो ऑनलाइन हुआ है। तो ऑनलाइन होने के कुछ अपने फ़ायदे हैं, ऑफलाइन होने के कुछ अपने फ़ायदे हैं। दोनों में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है, तो उन पर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम अपने इस पॉइंट पर वापस आते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रश्नों की प्रकृति। आखिर पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आखिर अभी तक जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर उन प्रश्नों की जानकारी स्टूडेंट को होगी तो स्टूडेंट उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए परीक्षा की काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकता है। अगर उसे प्रश्नों की प्रकृति पता होगी, प्रश्न सरल पूछे जा रहे हैं, प्रश्न कठिन पूछे जा रहे हैं, प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों में बड़े पूछे जा रहे हैं, प्रश्न बड़े पूछे जा रहे हैं या प्रश्न छोटे पूछे जा रहे हैं। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो इसलिए प्रश्न काफ़ी लेवल के पूछे जा रहे हैं, कभी छोटे भी कभी बड़े भी। ऑनलाइन कई पालियों में होता है एग्ज़ाम। कई पालियों में होने के चक्कर में जो एग्ज़ामिनर है वो पेपर को कई सेटों में बनाता है, इसलिए प्रश्न हर तरह के सरल कठिन हर तरह के पूछे जाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम की यही खासियत है, स्टूडेंट को फ़ायदा भी मिल सकता है, स्टूडेंट को बहुत घाटा भी हो सकता है। हाँ, ये एक पॉइंट छूट गया था कि बिना पाठ्यक्रम के थ्योरी तैयार करना। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टूडेंट आमतौर पर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बिना सिलेबस देखे ही स्टार्ट कर देता है, जबकि उसे ध्यान रखना चाहिए कि सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम की मेन की होता है। उसी सिलेबस के आधार पर अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित ही उस एग्ज़ाम में सफलता ज़रूर मिलेगी। मगर आप बिना सिलेबस के पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको उस एग्ज़ाम में कुछ भी ना हासिल हो। अब अगला पॉइंट है समय का अभाव। ये पॉइंट अक्सर कर फेल होने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 50% परीक्षार्थियों के साथ यही समय का अभाव
परीक्षार्थियों को फेल करा देता है। क्या होता है, परीक्षार्थी इस पेपर की जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये थोड़ा लेंदी बन जाए। इसमें लैंग्वेज इतनी ज़्यादा तरह से, मतलब लैंग्वेज के जो कॉम्प्रिहेंशन है वो थोड़े बड़े होते हैं। CDP में क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं। मैथ में क्वेश्चन, मैथ की कैलकुलेशन तो आपने देखे होंगे अगर पेपर, तो मैथ के कैलकुलेशन की जो वो है क्वेश्चन वो बहुत ही बड़े हैं। इस कहने का मतलब है कि मैथ की कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती हैं प्रश्न की। तो उस चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि आखिर की जो लैंग्वेज है वो छूट जाती है। एक लैंग्वेज छूट गई या दूसरी लैंग्वेज छूट गई, या दूसरी लैंग्वेज के 5 क्वेश्चन छूट गए, किसी 10 क्वेश्चन छूट गए। मेरे जानकारी में कई स्टूडेंट हैं जो मेरे पढ़ाए हुए ऑफलाइन कोचिंग में, उन बेचारों के किसी हर तरह से समझाया, लेकिन उनके कभी कभी पूरा एक सेट ही, पूरा एक लैंग्वेज का पूरा खंड छूट गया। इस चक्कर में पूरे 30% छूट जाते हैं। अब 120 में से उनके 30%, 150 में से उसके 30% छूट भी गए तो 120 में वो कैसे पासिंग मार्क ला पाएंगे। तो इसलिए समय का अभाव बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण फैक्टर है कि पेपर जब भी परीक्षार्थी दे तो उसमें समय का ध्यान विशेष रूप से रखे। आखिर क्यों समय कम हो जाता है वो किसी और वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। अब अगला पॉइंट है भाषा का गलत चुनाव। भाषा का गलत चुनाव, भाषा के गलत चुनाव के कारण कई बार परीक्षार्थी फेल हो रहा है। क्या होता है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें 2 लैंग्वेज दी होती हैं, एक लैंग्वेज फर्स्ट, एक लैंग्वेज सेकंड। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी भरी हुई है और सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत या इंग्लिश या कोई और भी भाषा जो भी सीटेट आपको देता है, अगर आपने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में भरी है और सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत और या इंग्लिश भरी हुई है, तो आप जब परीक्षा देंगे तो उसमें आपको 91 से 120 तक आपको हिंदी ही करनी पड़ेगी। 91 से 20 आपको हिंदी भी दी होगी, संस्कृत भी दी होगी या कोई दूसरी लैंग्वेज भी दी गई होगी। उसी तरह सेकंड में 121 से 150 तक सेकंड लैंग्वेज में भी आपको हिंदी दी होगी, संस्कृत भी दी होगी या कोई दूसरी भाषा भी दी गई होगी। लेकिन आपको अगर आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो आपको जो फर्स्ट लैंग्वेज में जो सबसे पहले हिंदी दी गई है, जिस हिंदी में 91 से 120 तक क्रमांक संख्या प्रश्नों के आगे पढ़ा है, आपको वो अटैम्प्ट करनी है। और इधर इंग्लिश आपको वो अटैम्प्ट करनी है जिसमें प्रश्नों के क्रमांक के आगे 121 से 150 पड़ा हुआ है। आपने जो भी भाषा चुनी हुई, तो भाषा का विशेष ध्यान रखते हुए, क्योंकि भाषा के कारण लगभग 5 से 10% विद्यार्थी फेल होते हैं। पहली बार जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उनके साथ अक्सर कर यही होता है। ये जो घटना है वो सब स्टूडेंट के लिए मान्य नहीं है। कुछ उसी प्रकार जो थोड़े फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उनको जानकारी कम होती है, वो इससे चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम काफ़ी बार दे चुके हैं उनके लिए किसी भी तरह कोई समस्या नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हाँ नहीं सत्य असत्य वाले प्रश्न। हाँ नहीं सत्य असत्य वाले प्रश्न। जी हाँ, इस एग्ज़ाम में कुछ प्रश्नों की प्रकृति इस तरह की होती है कि उसमें हाँ नहीं सत्य असत्य वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो जल्दी में परीक्षार्थी असत्य को सत्य पड़ जाता है। या कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, या निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत नहीं है। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि नहीं या असत्य वाले जो हो जाते हैं, जिसके चक्कर में कि प्रश्न परीक्षार्थी का गलत हो जाता है। तो ऐसे अगर 1 या 2 प्रश्न निकल दोगे तो जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने गया है तो उसके लिए काफ़ी चिंता की बात है। चलिए अब अपने अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुवाद, ट्रांसलेशन। हिंदी माध्यम से सीटेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले के लिए फर्स्ट टाइम में अनुवाद बहुत ही खतरनाक हो जाता है। अनुवाद के चक्कर में स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले परीक्षार्थी के लिए फेल होने का सबसे बड़ा एक मुख्य कारण होता है अनुवाद। वह विद्यार्थी जिसने हिंदी माध्यम से तैयारी की है
उसे आता तो बहुत कुछ है, मगर सिर्फ अनुवाद सही से नहीं होने के कारण या अनुवाद बहुत ही कठिन होने के कारण उस परीक्षार्थी को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक पुराना क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, उसको देखते हैं। आखिर कैसे अनुवाद उनकी ज़िंदगी में विलन बन जाता है। इसमें क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, उससे क्या कहते हैं? है पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, एडोलेसेंस और मध्य बाल्यावस्था। इसका उत्तर है एडोलेसेंस। एक सामान्य सा विद्यार्थी अगर इसकी तैयारी करेगा तो वो इसे सिर्फ किशोरावस्था के नाम से जानेगा। किसके नाम से? किशोरावस्था को नाम से। हिंदी माध्यम का एक सामान्य सा विद्यार्थी वो सिर्फ इसे किशोरावस्था के नाम से, बहुत ही कम चांस हैं कि वो उसे एडोलेसेंस के नाम से भी जानता हो। अगर परीक्षा में एडोलेसेंस नाम से पूछा गया तो जिसे इस प्रश्न का उत्तर सही पता है लेकिन भाषा की वजह से उसका प्रश्न गलत हो सकता है। तो हमेशा इस एग्ज़ाम में इस बात की इसी एग्ज़ाम को छोड़कर हर एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो उसकी जो टर्म्स होती हैं उन टर्म्स को आपको इंग्लिश में याद करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश बहुत आवश्यक है, उससे आपको 1 या 2 नंबर की फ़ायदा मिल जाती है। इसलिए इंग्लिश मीडियम से तैयारी करने वाले किसी भी एग्ज़ाम में थोड़े फ़ायदे में रहते हैं। हिंदी वाले इसीलिए घाटे में रहते हैं क्योंकि उसका अनुवाद थोड़ा गलत होता है। गलत नहीं होता है, कहने का मतलब है अनुवाद थोड़ा कठिन होता है। चलिए खैर छोड़िए, अब बढ़ते हैं अपने नए पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है पुराने पेपर को हल ना करना। सीटेट में अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पुराने, उन पेपर को हल ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्या होता है, जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सीटेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप पुराने क्वेश्चन को, जितने भी पेपर हैं पुराने, अगर आप उनको अच्छे से हल करेंगे, हल करने के बाद आप उन पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि आप कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे क्वेश्चन होता है भाषा का, कि कौन सी भाषा कैसे सीखी गई, जैसे कि भाषा कैसे सीखी जाती है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, बच्चों की गलतियाँ जो हैं वो किसका पार्ट है, ठीक है। और जैसे कि एक होता है LED वाला, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो चॉम्स्की से संबंधित था, ठीक है। एक स्किनर से सिद्धांत है कि स्किनर ने कैसे भाषा सीखने पर जोर दिया। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल, लगभग हर साल रिपीट होते हैं। अगर आप पुराने पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे ही सीधे पुराने क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपके पास होने की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे मान के चलिए लगभग 50 से 70% पेपर जो है सीटेट का वो रिपीट होता है। जी हाँ, 50 से 70%, 50 से 70% जो पेपर है वो पेपर सीटेट का रिपीट होता है। बस भाषा बदली हुई होती है। अगर आप पुराने पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगला पॉइंट है गणित को हल्के में ले लेना। जी हाँ, आखिरी पॉइंट मेरे नज़र में कि आप गणित को इतना हल्के में ले लेते हैं, इसकी वजह से सीटेट में आपका स्कोर कम रह जाता है। इतना कम कि आप पासिंग मार्क तक नहीं पहुँच सकते। गणित वैसे तो बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए जो लगातार गणित पर प्रैक्टिस करता है, जो लगातार प्रैक्टिस करे उसे गणित बहुत ही सरल लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम बाकी 4 जो खंड हैं CDP के, EVS के, नो लैंग्वेज के, उनमें से अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन गणित को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। गणित को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी भी खंड में या किसी भी एग्ज़ाम में गणित जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपको आगे का मार्ग का दिशा निर्धारण करता है, तो आपको गणित बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ इतनी तो गणित अच्छे से आनी चाहिए कि अगर 30 नंबर के क्वेश्चन हैं तो 30 में से कम आप 20 या 15 तक गणित में कर सकें। जी, 20 से 15 क्वेश्चन तो कम से कम गणित में करें, तभी आपकी नैया जो है वो पार लग सकती है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे। अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो आपको निश्चित ही सीटेट के एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। आशा करता हूँ आपको ये मेरी पहली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को, जिनको इस वीडियो की बेहद ही आवश्यकता है, उनको शेयर करें। धन्यवाद।